अटूट बंधन। छोटी थी मैं, लेकिन इतनी भी नासमझ न थी कि माँ के दुख को समझ न पाती। काश मैं पिताजी से माँ के लिए थोड़ा प्यार मांग पाती, क्योंकि माँ के लिए शायद पिताजी का प्यार ही हम बच्चियों से ज्यादा महत्व रखता था। माँ का अधिकतर भूखे रहना और लगातार रोते रहना ही शायद वे कारण थे जिनके चलते वे समय से पहले ही अधेड़ हो गई थी। मेरी सभी सहेलियों की माँ ने अभी भी युवा लगती थी। माँ के बगैर मैं कैसे रहूंगी, यह सोचकर ही मैं विकल हो उठी। बेशक पिताजी के पास बहुत पैसा है, पर पैसे से माँ का प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। मुझे माँ से सदैव शिकायत ही रही। मेरी 6 से 7 प्रिय सहेलियों की माताओं को मैंने करीब से देखा परखा था। मुझे कभी किसी ने कुछ विस्तार से बताया तो नहीं, पर अपनी 13 वर्षीय बुद्धि से मैं इतना तो समझ ही जाती थी कि उन तमाम माँओं के सीने में कोई न कोई दर्द अवश्य छिपा हुआ है। दर्द खत्म हो जाए तो शायद जीवन को कोई भी रस रोमांचित नहीं कर पाएगा। इसी बात को बार बार एक नए अंदाज में मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, पर वे सिर्फ मेरे समझाने मात्र से अपने चेहरे पर बनावटी खुशी नहीं ओढ़ पाती थी। जब भी माँ मेरी तर्कपूर्ण बात की अवहेलना करती तो मुझे लगता कि उनके लिए सिर्फ पति ही सर्वोपरि है, मैं और नन्ही कुछ भी नहीं। मैं कई बार माँ को झकझोर कर उन्हें उनके गुमसुम ख्यालों से खींच लाती और पूछती कि मैं और नन्ही उनकी उपेक्षा का कारण क्यों है। तब माँ हम दोनों को अपने आगोश में कस लेती। उनके आंसुओं की धार में गजब की तेजी आ जाती। वे निरीह भाव से हमें ताकती और उम्मीद करती कि हम उनके आंसुओं में से उनका स्नेह छांट लें। मेरे और नन्ही के लिए माँ के पास शब्दों का अभाव था, पर पिताजी से वे लगातार बोलती रहती। देर रात जब नशे में धुत पिताजी घर लौटते और शराब की दुर्गंध से कमरा भर जाता, तब माँ उन्हें उलाहने देती, कोसती। दूसरी ओर पिताजी दूर बैठकर माँ को धमकाते रहते, पर माँ चुप न होती और पिताजी के साथ साथ उनकी सेक्रेटरी नम्रता को भी लताड़ती। तब पिताजी अपने वश में न रह पाते और माँ के गालों पर तमाचा जड़ देते। खबरदार अंजना, तुमने अब एक भी अपशब्द नम्रता के लिए कहा, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। पर पिताजी की चेतावनी से माँ भयभीत न होती। वे चीख कर कहती, छी, अपनी प्रेयसी के लिए तुम्हारे मन में इतना दर्द है, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी रातों को रंगीन बनाती है। कभी सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं? मैं रात दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खटती रहूं और तुम मस्ती में डूबे रहो। नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकती तो डूब मरो या अपने लिए कोई आशिक ढूंढ लो। चीख चीख कर माँ रो पड़ती। कितने बेशर्म हो तुम। अपनी पत्नी को जबरदस्ती गलत राह पर ढकेलना चाहते हो। धिक्कार है तुम पर अंजना। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम जानती हो मैं नम्रता को नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें क्या करना है यह तुम सोचो। मेरा सिर मत खाओ। कहते हुए पिताजी कमरे से निकल जाते। जाने क्यों पिताजी से लड़ने के बाद भी माँ उनके प्रति चिंतित रहती। रोज लड़ने के बाद वे बेहद शांति से पिताजी से एक प्रश्न जरूर पूछती, खाना नहीं खाओगे? कभी पिताजी उठकर माँ के साथ खाना खा लेते और कभी बड़ी बेरुखी से कह देते, मैंने खा लिया है। जिस दिन वे खाने से इनकार करते, माँ भी खाना न खाती। मेरे और नन्ही के बीच आकर सो जाती और हम दोनों को बाहों में लेकर कभी सिसकती तो कभी देर तक कुछ सोचती रहती। माँ का अधिकतर भूखे रहना और लगातार रोते रहना ही शायद वे कारण थे जिनके चलते वे समय से पहले ही अधेड़ हो गई थी। मेरी सभी सहेलियों की माँ ने अभी भी युवा लगती थी। माँ की खामोशी और उनके अस्तव्यस्त स्वभाव को लेकर मेरी सहेलियाँ कई बार मुझसे और नन्ही से प्रश्न पूछती। हम दोनों झेप जाया करती। उन्हें कैसे बताती कि हमारे माता पिता में नहीं बनती। पिताजी को हमारी माँ अच्छी नहीं लगती। उन्हें नम्रता मौसी पसंद थी, इसीलिए हमें पिताजी से बिल्कुल प्यार नहीं था।
जब कभी वे हम दोनों के साथ हंसते खेलते, तब भी माँ खोई खोई नजर आती। उनकी गंभीरता के कारण सभी उनसे भय खाते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। हालांकि मैं उम्र में छोटी थी, पर माँ की पीड़ा को समझती थी। मैं उनसे यह तो नहीं कह सकती थी कि वे अपना दुख भूल जाएं, पर यह जरूर चाहती थी कि वे मेरी सहेलियों के सामने थोड़ा सा सत्संवर कर रहें, मुस्कराएं, थोड़ा बहुत उनसे बात करें, हंसी मजाक करें, ताकि हमारे घर की स्थिति किसी पर जाहिर न हो और कोई भी मेरी माँ को गलत न समझे। पर माँ को समझाना संभव नहीं था। मुझे लगता था कि अब वह दिन दूर नहीं जब लोग हमारे घर को चर्चा का एक विषय बना लेंगे। मैं आहत हो जाया करती थी। मुझे लगता कि मैं चीख चीख कर माँ से कहूँ कि वे थोड़ा सा अपने को बदलने का प्रयास करें, ताकि इस घर की खुशी सलामत रहे। और एक दिन हमने माँ में बदलाव पाया। मैं और नन्ही स्कूल से घर पहुँचे तो माँ श्रृंगार मेज के सामने बैठी होंठ पर लिपस्टिक लगा रही थी। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। सिर पर एक खूबसूरत जूड़ा बनाया था, जिस पर उन्होंने घुंघरू वाले कांटे लगाए थे। कानों में गुलाबी साड़ी से मैच करते सफेद और गुलाबी स्टोन वाले कर्णफूल थे और हाथों में गुलाबी चूड़ियां। हम दोनों खुशी से रोमांचित होती हुई माँ के इस बदले हुए रूप को देख रही थी। मैं सोचने लगी कि काश मेरी सहेलियां यहाँ होती तो वे देख पाती कि मेरी माँ कितनी खूबसूरत है। श्रृंगार पूरा होते ही माँ उठ खड़ी हुई। आईने के सामने थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई वे अपनी पीठ के भाग को देखने का प्रयास कर ही रही थी कि उनकी निगाह हम दोनों पर पड़ गई। अरे तुम दोनों कब आई? कहती हुई वे तेजी से हमारे पास आई। पर उन्होंने हमें अपने आगोश में नहीं लिया, सिर्फ गालों को प्यार से थपथपाते हुए हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोली, बेटी मैं क्लब जा रही हूँ। आज से तुम दोनों की देखभाल के लिए मैंने एक आया रख ली है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लौट आऊँ, पर यदि देरी हो गई तो तुम्हें खाना खिलाकर कहानी सुनाकर आया सुला देगी। ठीक है। नमा ने हमसे यह नहीं पूछा कि हमें आया के साथ रहना अच्छा लगेगा या नहीं, पर मुझे उनसे शिकायत नहीं थी। मैं तो खुश थी कि आज माँ ने मेरी इच्छा के अनुरूप श्रृंगार किया है। सच, वे बेहद सुंदर लग रही थी। सुगंधा, माँ ने जोर से आवाज देकर आया को पुकारा, देखो बच्चे आ गए हैं, इनके आने का समय 5 बजे है। कल से इस बात का ध्यान रखना कि 5 बजे तक तुम्हारा काम पूरा हो जाए। इन्हें आते ही नाश्ता और दूध देना। रात का खाना भी 5 बजे के पहले तैयार करके हॉटकेस में रख देना, ताकि बाद का तुम्हारा समय सिर्फ बच्चों के साथ बीते। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ, कहती हुई माँ तेजी से बाहर निकल गयी। में और नन्ही प्रसन्न थी कि सालों बाद हमने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। हम आश्वस्त हो गई थी कि अब हमारी कोई भी सहेली माँ को लेकर संशय से भरा कोई प्रश्न नहीं करेगी। उस रात एक और अच्छी बात यह हुई कि माँ और पिताजी में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने शांति से खाना खाया और माँ रोज रात की तरह आकर मेरे और नन्ही के बीच सो गई। माँ, आप कहाँ गई थी? उनके हमारे पास आते ही नन्ही जाग गई थी। क्लब गई थी। बेटा, वहाँ क्या होता है? क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। वहाँ मेरी कई लोगों से जान पहचान हुई। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। बेटे, आप लोग स्कूल चले जाते हो, तुम्हारे पिताजी दफ्तर और मैं सारे दिन अकेली रहती हूँ। अब मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ ताकि खुश रह सकूं। नन्ही तो संतुष्ट हो गई थी, इसलिए वह माँ से लिपट कर जल्दी ही सो गई। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि अब माँ रोज देरी से आएंगी। मुझे लगता था कि यदि मैं माँ से यह कहूँ कि उनके बगैर हमें शाम को घर में अच्छा नहीं लगता तो वे क्लब जाना जरूर बंद कर देंगी। पर सालों तक मैं उनके चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरसती रही थी।
इसलिए इस भय से कि कहीं वे फिर से उदास न हो जाएं, मैंने चुप रहने का निर्णय लिया। उसके बाद माँ और पिताजी में कभी भी बहस न होती थी। माँ हमेशा बस मुस्कुराती रहती थी। उन्होंने अब अपने बाल भी कटवा लिए थे, जिन्हें वे बार बार आईने के सामने खड़े होकर सेट करती रहती। घर में भी अब वे प्यारे प्यारे गाउन पहनती थी। उनके कपड़ों से सदैव एक भीनी भीनी खुशबू आती थी। अक्सर अब हमें वे अपनी बाहों में नहीं सुलाती थी, पर मुझे यह सब सिर्फ यह सोचकर अच्छा लगता था कि मेरा सहेलियों के सामने सिर ऊंचा रहेगा। वैसे अब मुझे लगने लगा था कि पहले की गंभीर रोआसी माँ में जो स्नेह था वह इस फैशन प्रस्त माँ में नहीं है। माँ अब हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। हमारा स्कूल 11 बजे से लगता था। हम 10 बजे घर से निकलती, फिर रात के 10 बजे ही हमें माँ के दर्शन हो पाते। पर सुबह भी माँ हमारी तरफ कोई ध्यान न देती। उन्होंने हमारी देखभाल का पूरा जिम्मा आया के सुपुर्द कर दिया था। कुछ दिनों बाद माँ के फोन भी बहुत आने लगे थे। वे फोन पर बहुत धीरे धीरे बोलती, लगातार मुस्कुराती रहती। उनका चेहरा अक्सर सुर्ख हो जाता। हमें यह नहीं पता था कि उन्हें किसके फोन आते हैं। एक बार मैंने पूछा तो वे काफी देर तक सिर्फ मुस्कुराती रहीं। फिर बोली, मेरे दोस्त के फोन आते हैं। मेरे अंतर में कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। माँ के दोनों ही रूप मेरे लिए असहनीय हो गए थे। एक दिन शाम को आया ने पूछा था, बिटिया प्रवीण चाचा को जानती हो? प्रवीण चाचा? मैं मन ही मन बुदबुदाई। फिर बोली, नहीं, पर मेम साहब तो कह रही थी कि वे तुम्हारे चाचा हैं। मैं और नन्ही एक दूसरे को प्रश्न सूचक निगाहों से ताकती रह गई। आया ने आगे बताया, वे रोज यहाँ आते हैं, 1 से 2 घंटे रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। हमें नहीं पता, हम माँ से पूछकर आपको प्रवीण चाचा के बारे में बताएंगी। नन्ही ने कहा, न बिटिया न, माँ से कुछ मत पूछना। नहीं उन्हें यह बताना कि मैंने आज आपसे इस विषय में बात की है, वरना वे तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगी। क्यों निकाल देंगी? मैंने उत्सुकता से पूछा। बिटिया अभी आप छोटी हैं, इसलिए नहीं समझ आएगा। मैं सच कह रही हूँ, आप इस बातचीत के बारे में किसी से कुछ न कहना, वरना मैं गरीब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। मैं और नन्ही इस रहस्य की पीड़ा को सहने को विवश हो गई। प्रवीण चाचा कौन है? हमारे घर क्यों आते हैं? हमारे सामने क्यों नहीं आते? आखिर प्रवीण चाचा या उनके बारे में माँ से कुछ भी पूछने से वे आया को नौकरी से क्यों निकाल देंगी? इन सब प्रश्नों के साथ प्रवीण चाचा हमारे लिए संदेहास्पद हो गए थे। आया से बात होने के बाद नन्ही प्रवीण चाचा का नाम लेकर माँ से अपने संदेह की पुष्टि करना चाहती थी, पर नन्ही के प्रश्न पूछने का अंदेशा होते ही मैं उसके नन्हे होठों पर अपनी हथेली धर देती। जब भी मैं ऐसा करती, नन्ही की मासूम आंखों में मुझे एक खौफ नजर आने लगता। हम दोनों प्रवीण चाचा को देखे बगैर ही उनसे डरने लगी थी। शायद हमें इस बात का पूर्वाभास होने लगा था कि उन्हीं की वजह से हमारे घर में कोई तूफान आने वाला है। एक दिन हमारा डर सत्य सिद्ध हो गया जब पिताजी समय से पूर्व घर लौट आए। वे बेहद गंभीर और क्रोधित लग रहे थे। वे गुस्से से भरे पूरे घर में चहलकदमी कर रहे थे और बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहे थे। न तो उन्होंने कपड़े बदले, न ही कुछ खाया पिया। आया 2 बार चाय के लिए पूछ गई थी, पर पिताजी ने मना कर दिया था। मुझसे और नन्ही से भी उन्होंने बात न की। माँ रोज की तरह देरी से ही घर लौटी। पिताजी को घर में देखकर भी उन्हें मानो कोई अचरज न हुआ। वे तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, पर पिताजी ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ से आ रही हो अंजना? मुझसे छिपाने की कोशिश न करना। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे और प्रवीण के बीच क्या चल रहा है। हर तरफ यही चर्चा है।
छी, क्या तुम्हें इश्क लड़ाने को सिर्फ प्रवीण ही मिला था? क्या तुम जानती हो कि उसके कितनी औरतों के साथ नाजायज संबंध रहे हैं? अपनी पत्नी का कत्ल भी तो उसी ने। नहीं, प्रवीण अच्छा आदमी है। तुम उससे जलते हो, वह तुमसे ज्यादा कामयाब व्यापारी है। तुम्हें मुझसे सिर्फ इसीलिए ईर्ष्या है कि मैंने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा आदमी कैसे ढूंढ लिया। पर यह मत भूलना कि प्रवीण के आगोश में मुझे ढकेलने वाले तुम ही हो। तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की, इसीलिए अब मुझसे यह उम्मीद न करना कि मैं कभी तुम्हारी परवाह करूंगी। पिताजी माँ पर टूट पड़े थे, उन पर कई मुक्के बरसाए। शायद माँ ने भी उन पर हाथ उठाया था, तभी तो उनका चश्मा टूट गया था। मैं और नन्ही एक दूसरे से लिपट कर रोए जा रही थी। आया ने उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश की तो पिताजी ने उसे ढकेल दिया और बोले, तुम बच्चों को लेकर छत पर जाओ। चलो भागो यहाँ से, हमारे बीच में मत आना। आया मुझे और नन्ही को लेकर छत पर चली गई। वहाँ हमें माँ और पिताजी की अस्पष्ट आवाजें सुनाई पड़ रही थी, जो कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी। कभी माँ के चीत्कार की आवाज आती तो कभी किसी सामान के पटके जाने की। हम दोनों आया की गोद में दुबकी हुई कब सो गईं, पता ही न चला। सवेरे माँ ने हमें अपने हाथों से दूध पिलाया, नाश्ता कराया। फिर सिसक सिसक कर रोती हुई बोली, बच्चों, तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। जो आदमी हमें प्यार न करता हो उसके साथ घुट घुट कर नहीं जिया जा सकता। प्रवीण मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। कुछ समय के लिए मैं और तुम्हारे पिताजी अलग अलग रहेंगे, फिर हमारा तलाक हो जाएगा। तलाक के बाद शायद तुम्हारे पिताजी नम्रता से और मैं प्रवीण से शादी कर लूंगी। कल रात के झगड़े के बाद हम दोनों ने यही फैसला किया कि दोनों एक से एक बच्चे को अपने पास रखेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम में से किसे अपने से अलग करूं। जो भी पिताजी के साथ रहेगा, मैं उससे मिलने आती रहूंगी। तुम दोनों में से एक का चुनाव नहीं कर सकती, इसलिए तुम खुद निर्णय कर लो कि कौन मेरे साथ रहेगा। मैंने देखा, नन्ही ने धीरे से माँ के हाथ को पकड़ लिया है। निश्चय ही ऐसा करके वह जतलाना चाहती थी कि वह माँ के बिना नहीं रह सकती। माँ के बिना रहना मेरे लिए भी कठिन था, पर नन्ही में मेरी तरह सहन शक्ति नहीं थी। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं ही पिताजी के पास रहूंगी। माँ, आप नन्ही को अपने साथ ले जाइए। आप कब जाएंगी? मैंने भर्राए स्वर में पूछा तो माँ ने मुझे अपने अंक में भर लिया। बार बार मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आज शाम को डॉट। इतनी जल्दी? मुझे उनके ये शब्द सुनकर धक्का लगा। पिताजी उस रोज घर पर ही थे। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने चिंता देखी थी, जो कि मुझे लेकर थी या माँ के लिए, पता नहीं। नन्ही को वे देर तक अपनी गोदी में बिठाए रहे थे और माँ चुपचाप अपना सामान पैक करती रही। शाम प्रवीण चाचा माँ को लेने आए थे। कार का हॉर्न सुनते ही माँ सूटकेस लेकर नन्ही का हाथ थामे बाहर निकल गई। जाने से पहले उन्होंने न मुझसे कोई बात की, न पिताजी की तरफ देखा। मैं विकल हो उठी कि माँ के बगैर कैसे रहूंगी। फिर सोचने लगी कि पिताजी के पास बहुत पैसा है, पर पैसे से माँ का प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। पर माँ भी क्या कर सकती हैं? पिताजी उन्हें प्यार नहीं करते, वे पिताजी के पास सिर्फ अपमानित होने को क्यों रहें? मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी, माँ सिर्फ पिताजी के प्यार को ही क्यों महत्व देती हैं? क्या हमारा प्यार उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? काश मैं पिताजी से माँ के लिए थोड़ा सा प्यार मांग पाती। माँ गेट तक पहुँच चुकी थी। मैंने धीरे से पिताजी की ओर देखा, उनके गाल आंसुओं से भरे हुए थे। मैं सोचने लगी, तो क्या इनको माँ के जाने का दुख है? मुझे लगा अपनी बात कहने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैंने चीख कर कहा, पिताजी, मुझे माँ की जरूरत है, उन्हें बुला लीजिए। किस मुंह से बुलाऊं?
बेटी शायद अब काफी देर हो चुकी है। पिताजी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और सहसा माँ के कदम गेट के पास ही रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो मुझे और पिताजी को लिपट कर रोते हुए पाया। जरूर हमारी वेदना ने उन्हें तड़पा दिया होगा। पिताजी की हालत देखकर शायद वे समझ गई थी कि उन्हें अपनी करतूतों पर अब पछतावा हो रहा है। अचानक माँ